बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? माय नेम इज़ हिदायतुल्लाह और आप देख रहे हैं हसन ऑनलाइन एजुकेशन। सो आज इस लेक्चर में हमने बायोकेमिस्ट्री की न्यू चैप्टर को स्टार्ट किया है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सो आज हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, और जिसमें से हम मेन जो टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं वो देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो हम इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। और इसके अलावा फर्स्ट जो टॉपिक है उसको आज हम इस लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सो आज के जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के हवाले से है और इसमें से हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को स्टडी करेंगे, क्रेब्स एसिड साइकिल्स को हम स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में, कैलकुलेशन ऑफ एटीपीज हम पढ़ेंगे, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन हम पढ़ेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजिनोसिस। ये सब जो टॉपिक यहाँ पर लेके हैं इसको हम इस चैप्टर में वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। सो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का। सो ग्लाइकोलाइसिस को आज हम इस लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। सो देखें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलाइसिस को हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस से कहां से आया है। ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअली रेस्पिरेशन से आया है और रेस्पिरेशन हमारे पास कौन से टाइप्स के हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन है और दूसरा जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक मींस in the presence of oxygen. That type of glycolysis which occurs in the presence of oxygen are known as aerobic, while anaerobic means in the absence of oxygen. That type of glycolysis which occurs in the absence of oxygen, so that is known as anaerobic glycolysis. So आज हम ये जो डिटेल से पढ़ाएंगे वो हम anaerobic glycolysis के बारे में स्टडी करेंगे। So, what is glycolysis? Glycolysis actually 10-step mechanism है। Glycolysis 10-step mechanism है in which we use glucose to break down into two molecule of 3 pyruvates. Or simply we can say that glucose is a 6 carbon molecules which can be reduced or which can be converted into 3 carbon molecules. That is the 3 carbon molecule known as pyruvate, while the 6 carbon molecule which we used here is the glucose. So देखें, so glycolysis क्या होता है? It is a breakdown of glucose 6 carbon molecules into 2 molecules of pyruvate which is a 3 carbon molecules and net gain of ATPs. और इसी glycolysis में हम क्या करते हैं? 2 net gain of ATPs भी करते हैं। And this glycolysis occur. Glycolysis कहाँ पर होता है? Glycolysis occur in the cell cytoplasm. ये cell cytoplasm में ये glycolysis process जो है वो शुरू हो जाता है या complete होता है। So glycolysis completed in two steps. Actually हमने स्टडी किया, यहाँ पर पढ़ा है कि glycolysis कितने स्टेप मैकेनिज्म है? 10 स्टेप मैकेनिज्म है। But these 10 steps are further divided into 2 phases. First phase is known as the preparatory phase, which is also known as the consuming phase. Preparatory phase को हम consuming phase भी कहते हैं because यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम 2 ATPs जो है वो consume करते हैं, वो use करते हैं, इसी वजह से first phase को preparatory phase और consuming phase भी कहते हैं। And the second phase is known as the oxidative phase. और यहाँ पर जो है हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं जिसमें हम नेट गेन ऑफ 2 ATPs भी करते हैं। सो सिंपल मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है विच जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये क्या है? 2PGAL 2-फॉस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड, इसका एब्रिविएशन क्या है? 2-फॉस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड। ग्लूकोज को फर्स्ट ऑफ ऑल 2-फॉस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है जिसमें से हम यूज करते हैं 2 ATPs यूज करते हैं
and this phase is known as the preparatory phase or consuming phase. Next, ये वाला 2-phosphoglyceraldehyde को हम further 2-pyruvate में कन्वर्ट करते हैं with the net, जो कि हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं 4 ATPs plus 2 NADH, ये प्रोड्यूस होते हैं और इसी फेज को हम ऑक्सीडेटिव फेज बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो यहाँ पर इसी फेज में, ऑक्सीडेटिव फेज में हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ऑक्सीडेटिव फेज। सो फर्स्ट फेज को हम स्टार्ट करते हैं जिसको हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं और कंज्यूमिंग फेज बोलते हैं। सो इन दिस फेज, और इसी फेज में हम क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल करते हैं एंड इट्स कन्वर्जन, और यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate में, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करते हैं एंड द 2 ATP इज यूज्ड। और इसी प्रोसेस में जब हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी प्रोसेस में हम 2 ATPs को जो है वो हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। एंड दिस फेज, और यही फेज कंसिस्ट होता है कितनी स्टेप्स पर मुश्तमिल है, दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स, और ये फेज जो है ये 4 स्टेप पर हमारे साथ मुश्तमिल है। एंड दिस फेज इज आल्सो नोन एज कंज्यूमिंग फेज, जो हमने आगे पढ़ा है। सो ये प्रिपरेटरी फेज को स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह प्रोसीड होता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लूकोज 6-phosphate में। ग्लूकोज 6-phosphate में हम इसको कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज की एंजाइम की मदद से ग्लूकोज को हम ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट करते हैं एंड विद द यूज ऑफ 1 ATP व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू ADP। यहाँ पर क्या होता है, ATP कन्वर्ट होता है इनटू ADP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारे पास यही है, इस तरह स्ट्रक्चर होता है। एंड ग्लूकोज 6-phosphate को हम फर्दर कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज 6-phosphate में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज। ग्लूकोज 6-phosphate को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज 6-phosphate में किस एंजाइम की मदद से, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। इसी एंजाइम की मदद से हम जो है ग्लूकोज 6-phosphate को फ्रक्टोज 6-phosphate में कन्वर्ट करते हैं। ये जो ग्लूकोज से हमारे पास ग्लूकोज 6-phosphate आता है तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, बाकी सेम टू सेम ग्लूकोज की तरह है, लेकिन कार्बन नंबर 6 पर हमारे साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है। देखें यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है, इसी वजह से ग्लूकोज को हम जब कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-phosphate में तो इसके साथ कार्बन नंबर 6 पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है एंड this will be carried out with the help of enzyme hexokinase and the glucose 6-phosphate is then converted into the fructose 6-phosphate with the help of enzyme phosphoglucoisomerase। इसी एंजाइम की मदद से कन्वर्ट करते हैं और फ्रक्टोज 6-phosphate का हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज हमारे पास कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये 5 कार्बन रिंग्स पर मुश्तमिल है एक मॉलिक्यूल है, और जिसके साथ 6-phosphate है। और क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 6 पर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इसी वजह से फ्रक्टोज 6-phosphate का स्ट्रक्चर जो है हमारे पास इस तरह है। सो देन फ्रक्टोज 6-phosphate इज देन कन्वर्टेड इनटू द फ्रक्टोज 1-6 बाइफॉस्फेट। इसके बाद फ्रक्टोज 6-phosphate को हम फ्रक्टोज 1-6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं with the use of ATP into ADP or with the conversion of ATP into the ADP। और जिसमें से हम कन्वर्जन मतलब है कि एक ADP को यूज करते हैं जिसको हम ADP में कन्वर्ट करते हैं। And this process is carried out by the help of enzyme phosphofructokinase। फ्रक्टोज 6-phosphate को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज 1-6 बाइफॉस्फेट में with the help of enzyme
फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की मदद से हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1 व 6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। और यही जो है ये फ्रक्टोज 1 व 6 बाइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर है। इसके साथ कार्बन नंबर 1 पर भी फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है और साथ साथ कार्बन नंबर 6 पर भी फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। So fructose 1 was 6 biphosphate is then further converted into the इसको दो फ्रक्टोज 1 व 6 बाइफॉस्फेट को हम फिर दो कार्बन में दो कंपाउंड में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। वन कंपाउंड इज नोन एज डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ये हमारे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल है एंड द सेकंड प्रोडक्ट इज द ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ये आल्सो भी हमारे पास क्या है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। सो एंड दिस dihydroacetone phosphate is then further converted into the glyceraldehyde 3 phosphate में फिर हम डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट को ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोमेरेज। और हमारे पास डाइहाइड्रोएसीटोन का स्ट्रक्चर इसी तरह है C डबल बॉन्ड CH2OH और दूसरी तरफ पर CH2O। यहाँ पर क्या है फॉस्फेट है तो फॉस्फेट ग्रुप इसमें पाया जाता है। और देखिए ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH CH के साथ OH अटैच है और फिर इसके साथ जो है CH2 अटैच है और CH2 के साथ O और O के साथ फिर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो ये हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेटरी फेज और द कंज्यूमिंग फेज। प्रिपरेटरी फेज में हम क्या करते हैं ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं किस चीज में ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और इसमें हम 2 एटीपीज को जो है वो हम यूज करते हैं कंज्यूम करते हैं। प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी को हम कंज्यूम करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप और ये जो है हमारे पास 4 स्टेप जो है वो प्रिपरेटरी फेज में आते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है ये स्टेप 1 है ये स्टेप 2 है ये स्टेप 3 है और ये जो है हमारे पास स्टेप 4 है। नाउ द ऑक्सीडेटिव फेज। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फेज? ऑक्सीडेटिव फेज में हम क्या करते हैं देन दिस ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम लेते हैं इसकी फर्दर मेटाबॉलिज्म करते हैं या इसकी फर्दर हम कन्वर्जन करते हैं किस चीज में इनटू पायरुवेट में। ये देखें इनटू 2 पायरुवेट में हम इसकी फर्दर मेटाबॉलिज्म करते हैं। देखें एंड नाउ आफ्टर द प्रिपरेटरी फेज द ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्टेड। प्रिपरेटरी फेज के बाद डायरेक्टली ऑक्सीडेटिव फेज जो है वो स्टार्ट होता है और जिसमें से हम कन्वर्जन करते हैं किस चीज के ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू पायरुवेट और पायरुविक एसिड। पायरुवेट या पायरुविक एसिड में हम इसको कन्वर्ट करते हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ 4 ADPs एंड 2 NADH और इसके साथ साथ हम 4 ATPs और 2 NADH की हम प्रोडक्शन करते हैं। नाउ ये ऑक्सीडेटिव फेज की प्रोसेस जो है वो किस तरह होती है देखें। ये हमारे पास क्या है ये जो हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी कन्वर्ट हुआ है किस चीज में ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हुए हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं किस चीज में किस स्टेप में प्रिपरेटरी फेज में। एंड नाउ दिस 2 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो फर्दर कन्वर्ट होते हैं इनटू किस चीज की मदद से इनटू 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोट्राइओज आइसोमेरेज। इसी एंजाइम की मदद से ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं और इसी का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह है इस तरह हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है जो कि हमने प्रिपरेटरी फेज में डिस्कस किया था। सो देखिए नाउ these 2 glyceraldehyde 3 phosphate is then converted into the 1,3 biphosphoglysceraldehyde glycerate। ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम फर्दर 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से हम ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज में
1 व 3 बाई फास्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट करते हैं with the uses of or with the conversion of NAD पॉजिटिव को इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है किस चीज में टू NADH पॉजिटिव टू NADH प्लस H पॉजिटिव में इसको कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर और साथ साथ दो फॉस्फेट ग्रुप जो है उसमें इसमें से ऐड होते हैं इसी वजह से 1 व 3 बाई फास्फोग्लाइसरेट इसको हम बोलते हैं Now next 1 व 3 biphosphoglycerate is then converted into the 3-phosphoglycerate. यही 1 व 3 biphosphoglycerate कन्वर्ट करते हैं हम किस चीज में 3-phosphoglycerate में इसको कन्वर्ट करते हैं with the help of enzyme phosphoglycerate kinase. phosphoglycerate kinase की एंजाइम की मदद से हम 1 व 3 biphosphoglycerate को कन्वर्ट करते हैं 3-phosphoglycerate में और यहाँ पर हमारे पास पेयर दो एडीपीज जो है वो कन्वर्ट होते हैं किस चीज में दो एटीपीज में कन्वर्ट होते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो एटीपीज बन जाते हैं प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पर नीचे जो है वो पेयर हमारे पास दो एटीपीज बन जाते हैं और साथ साथ देखें यहाँ पर दो एनएडी पॉजिटिव कन्वर्ट हुए किस चीज में दो 2 NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए सो हमारे पास दो NADH पॉजिटिव कन्वर्ट प्रोड्यूस हुए हैं अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम 1 व 3 बाई फास्फोग्लाइसरेट को कन्वर्ट करते हैं किस चीज में 3 फास्फोग्लाइसरेट में तो यहां पर हमारे पास दो एटीपीज की प्रोडक्शन होती है नाउ दिस 3 फास्फोग्लाइसरेट को हम फर्दर कन्वर्ट करते हैं किस चीज में 2 फास्फोग्लाइसरेट में हम कन्वर्ट करते हैं 3 फास्फोग्लाइसरेट को हम 2 फास्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम की मदद से हम 3 फास्फोग्लाइसरेट को 2 फास्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट करते हैं किस एंजाइम की मदद से फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम की मदद से एंड नाउ आफ्टर दैट 2 फास्फोग्लाइसरेट इज देन कन्वर्टेड इसके बाद हम यही 2 फास्फोग्लाइसरेट को कन्वर्ट करते हैं किस चीज में फास्फोफिनोल पायरुवेट में जो है हम 2 फास्फोग्लाइसरेट को कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेज एंजाइम की मदद से हम 2 फास्फोग्लाइसरेट को कन्वर्ट करते हैं किस चीज में फास्फोइनोल पायरुवेट में हम इसको कन्वर्ट करते हैं फास्फोइनोल पायरुवेट सॉरी ये फास्फोइनोल पायरुवेट है ये फास्फोइनोल पायरुवेट में इसको कन्वर्ट करते हैं हम और फिर फास्फोइनोल पायरुवेट को हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज में इनटू पायरुवेट और पायरुवेट क्या है हमारे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं और ये किस एंजाइम की मदद से होता है पायरुवेट काइनेज एंजाइम की मदद से इसको हम पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पर फिर हमारे पास जो है वो 2 एटीपीज जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं सो इसी फेज में हमारे पास टोटल कितने एटीपीज प्रोड्यूस हुए हैं 2 एटीपीज यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं देखें ये 2 और ये 2 ये 4 हो गए और 4 के साथ ये हमारे पास 2 NADH प्रोड्यूस हुए और नेट एटीपीज जो हमने यहाँ पर बात की है विद द ग्लाइकोलाइसिस में देखो विद द नेट गेन ऑफ 2 एटीपीज यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 एटीपीज प्रोड्यूस हुए नेट जो है नेट 2 एटीपीज जो है हमारे पास गेन होता है लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 एटीपीज तो यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं और 2 एटीपीज यहाँ पर प्रोड्यूस हैं तो इसकी कैलकुलेशन से 2 एटीपीज प्लस 2 एटीपीज ऐसा हमारे पास क्या आता है 4 एटीपीज आते हैं और साथ साथ जो है हमारे पास दो NADH आते हैं लेकिन जब हम विद द नेट गेन ऑफ 2 एटीपीज की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें प्रिपरेटरी फेज में हम एक एटीपी यहाँ पर यूज किया है और दूसरा एटीपी यहाँ पर यूज किया है सो टोटल कितने एटीपीज हमने प्रिपरेटरी फेज में यूज किया है 2 एटीपीज जो है वो हमने प्रिपरेटरी फेज में यूज किया है सो यही 2 एटीपीज को हम S4 एटीपीज से पेयर किया करते हैं मंफी 2 एटीपीज जब इससे 2 एटीपीज को हम निकालेंगे तो हमारे पास नेट जो है और 2 एटीपीज बच जाते हैं तो इसीलिए हम ग्लाइकोलाइसिस में बोलते हैं कि विद द नेट गेन ऑफ 2 एटीपीज हमारे पास नेट गेन ऑफ 2 एटीपीज कितने होते हैं 2
यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज में 4 एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन हमने प्रिपरेटरी फेज में जो है वो 2 एटीपी कंज्यूम किए हैं, यूज किया है। सो इसी 2 एटीपी को हम 4 से निकालेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास फिर 2 नेट एटीपी गेन होते हैं और साथ साथ 2 एनएडीएच जो है वो प्रोड्यूस होते हैं प्रिपरेटरी फेज में। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस। अगर इसी ग्लाइकोलाइसिस में या इसी चैप्टर के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, इसी चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ाएंगे, ग्लाइकोलाइसिस को हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को हम पढ़ेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल को हम पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एटीपीज, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजिनोसिस, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर ऐसे इन सब टॉपिक्स के हवाले से भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। या ग्लाइकोलाइसिस आज के जो हमारा लेक्चर है जो कि हमने आज स्टडी किया है, अगर इसी के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो तो निकालें। एट द लास्ट आप सबसे पैर गुजारिश है कि हमारी इस लेक्चर को, हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू।